पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का जो है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आपको पता होगा जो हमारे घर पे फैन है, फ्रिज है, टीवी है, ये सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से बाकी चीज़ें, बाकी अप्लायंसेस भी चलते हैं। और जो ट्रेन है, मेट्रो है, वो भी किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। तो ये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होते हैं? दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इसे हमें पता कैसे चला कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं? तो पहले ज़माने में क्या होता था, जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या करा, ग्लास रोड को क्या करा, सिल्क क्लोथ से क्या करा, रब करा। रब करने पे क्या आता है? इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको जब पेपर के पास ले गए तो वो अट्रैक्ट करने लगा इसको। सेम उन्होंने एक इबोनिट रोड के साथ करा। इबोनिट रोड जो होती है ना, वो होती है हमारी रबड़ की होती है, हार्ड रबड़ होता है। इबोनिट रोड जो होती है हमारी, वो हार्ड रबड़ होता है। इसे भी उन्होंने क्या करा, सिल्क क्लोथ के साथ रब किया और ये भी क्या करा, पेपर को अट्रैक्ट करने लगा। तो इसमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ग्लास रोड पे था वो हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। बट जो यहाँ पे जो इबोनिट रोड पे था वो हमारा क्या था, नेगेटिव चार्ज था। बट यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, पेपर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पेपर है उस पर क्या न्यूट्रल चार्ज है। तो ये अपोज करता है। इंडक्शन एक थी, ये क्या करता है, अपोज करता है उसके चार्ज को। मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो जो न्यूट्रल है इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आगे आ जाता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करने लगता है। सेम यहाँ पे क्या था, इस पे नेगेटिव चार्ज था तो जो पेपर के पॉजिटिव चार्ज है वो आगे आ जाते हैं इंडक्शन की वजह से, और ये अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों अगर चार्ज, ये दोनों अगर आपस में करेंगे तो ये दोनों भी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पहले के कन्वेंशन में हमें पता चला था कि दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब बढ़ लेते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ पे क्या बोला है, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपस में। जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। बट सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, सिमिलर चार्जेस सॉरी, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव हो गए और पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे हमारा मैग्नेट करता था नॉर्थ नॉर्थ पोल को और नॉर्थ साउथ पोल को अट्रैक्ट करता था, एक तरह से ये मैग्नेट की तरह है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे एसआई जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है, हमारी कूलम होती है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी क्या होती है, कूलम होती है, जिसको हम सी सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, डिफाइन वन कूलम। तो वन कूलम क्या होता है? वन कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड। इसका कहने का मतलब है, जितना चार्ज 1 एम्पियर करंट में ट्रांसफर होता है, जितना चार्ज 1 एम्पियर करंट में ट्रांसफर होता है, वो किस चार्ज के बराबर होता है, 1 कूलम के बराबर होता है। जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 एम्पियर 1 सेकेंड में, उतना चार्ज किसके बराबर होता है, 1 कूलम के बराबर होता है। ठीक है। ऑल द मैटर्स कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटोन। हमें पता है कि जो प्रोटोन पे होता है वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। हमारे एटम्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन मिडल में होते हैं, प्रोटॉन भी बीच में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर की साइड होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा अगर इस कंसेप्ट के बारे में कुछ आता है तो। ए प्रोटॉन पोसेसिस अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वेयरस एन इलेक्ट्रॉन पोसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों पे क्या होता है, हमारा सेम चार्ज ही होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कूलम इज मच बिगर देन द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जो यूनिट है चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलम, वो क्या है, काफ़ी बड़ी है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। ये हम एक न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी है, और वहाँ से हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये जो है, जो कूलम की यूनिट ऑफ चार्ज है, बड़ी है कि नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आज हम निकालेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो 1 से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन, और फिर हम इसको बढ़ते हैं आगे। तो हमें पता है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है हमारा, ये हम लिख लेते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमने पहले पढ़ा था, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमारा कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी था। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम
इतना हमारा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। और हमें निकालना है यहाँ पे इफ़ चार्ज इज 1 कूलम, इफ़ चार्ज CHARGE चार्ज इज 1 कूलम, यहाँ पे लिखा लेते हैं 1 कूलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था हमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे कितने होंगे, अगर यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये हमें निकालना है। तो इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज पे निकालना है तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था। तो उसको हम करते हैं 10⁻⁻19 को अगर हम ऊपर ले गए तो यहाँ पे -19 हमारा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये हमने मैथ्स में बहुत पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं 1 10 यहाँ पे ले लेते हैं, कैलकुलेटिंग करने में आसानी होगी। और यहाँ पे डिवाइड करते हैं 1.6 से। जब हमने वहाँ पे 1 10 ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, 1 10 यहाँ से घट जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं। काटने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 6.25 क्या निकलेगा, 6.25 निकलेगा इंटू 10⁻18। मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में होते हैं। ये ध्यान रखना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हमारे 1 कूलम ऑफ चार्ज में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब हमने एक पहले भी पढ़ा था कि 1 कूलम ऑफ चार्ज की जो यूनिट जो होती है इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पावर, वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये वाले हमें न्यूमेरिकल से पता चल गया। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो क्या होते हैं हमारे कंडक्टर्स होते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती वो हमारे क्या होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ से और क्लैरिफाई हो जाएगा हमें। दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, वो हमारे क्या होते हैं कंडक्टर्स होते हैं। ज़्यादातर मेटल्स हमारे क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये हमारे क्या है कंडक्टर्स हैं। ठीक है, दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती वो क्या होते हैं हमारे इंसुलेटर होते हैं। जैसे कि ग्लास हो गया, इमोनेट हो गया, रबड़ हो गया, ये सब हमारे क्या है नॉन कंडक्ट इंसुलेटर्स हैं। तो ये नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं इनको। और कंडक्टर्स में जो होती है इलेक्ट्रिसिटी इसलिए मूव कर पाती है या फ्लो कर पाती है क्योंकि इसमें क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है कंडक्टर पे। बट इसमें क्या होते हैं इंसुलेटर में नहीं होते, जिससे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे फ्लो नहीं कर पाती है। अब यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा गया इलेक्ट्रिसिटी को। एक तो हमारा क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक क्या है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जो हमारे फ्रिक्शन से चार्ज होते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, यहाँ पे एक ग्लास रोड लिया, उसको सिल्क क्लोथ से रब किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया। तो ये हमने क्या करा फ्रिक्शन से हुआ, फ्रिक्शन से हमने घर्षण किया, जब यहाँ पे चार्ज हुआ। ऐसे चार्ज को हम क्या बोलते हैं स्टैटिक चार्ज होते हैं। और जो हमारा थंडरस्टॉर्म भी होता है वो भी फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं बादल पे जो जो ड्रॉप्स होती हैं बूंदे होती हैं वो भी चार्ज होती हैं, वो भी क्या होते हैं हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है। और हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या होता है जो बिजली दौड़ती है कंडक्टर्स में, मेटल्स में, ये सब हमारा क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये सब क्या है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे। इसके डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब एक पॉइंट है हमारा इन्फिनिटी पे, वहाँ पे चार्ज है हमारा। इस चार्ज को यहाँ पे मूव करने के लिए हमारा एक कोई क्या कहते हैं स्पेसिफिक पॉइंट मान लेते हैं, पी मान लिया हमने। तो इस चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन लग रहा है वो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल वी। इसका जो होता है सिंबल वी होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है हमारी वोल्ट होती है। क्या होती है इसकी यूनिट वोल्ट, ऐसा यूनिट भी कह सकते हैं। क्या होती है हमारी वोल्ट होती है। अब इसी से मिलता जुलता हमारा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब यहाँ से एक पॉइंट है और ये एक और पॉइंट है, मतलब यहाँ से चार्ज मूव करने पे यहाँ पे जितना हमारा टोटल वर्क डन हुआ है ये हमारा क्या आता है पोटेंशियल डिफरेंस में आता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी हमारी क्या होती है जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी वी होती है। वर्क डन को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव हमारा क्या है कूलम है। और कूलम की यूनिट क्या होती है हमारी, कूलम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है हमारा सी होता है।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान से करते हैं इसको। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डिफाइन 1 वोल्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। तो जान लेते हैं इसको कैसे डिफाइन करना है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो वहाँ पे हमारा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अभी हमने पढ़ा था। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इट्स सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। तो यहाँ पे क्या बोला इसने, 1 वोल्ट यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे एनर्जी कितनी लग रही है हमारी, 1 जूल लग रही है। और हमारा जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव है वो कितना है हमारा, 1 कूलम है। तो यहाँ पे इसका बन गया हमारा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। तो यहाँ पे अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो वोल्ट की वी होती है, जूल की यहाँ पे जे लिया है और कूलम के सी। और ये सी माइनस इसलिए है, अगर यहाँ पे ये +1 है, इसको अगर हम ऊपर ले गए तो यहाँ पे -1 आ जाता है। तो ये ध्यान से करना है इसको। और यहाँ पे क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, वो हम करते हैं वोल्ट मीटर से। ये हमारा जो डिवाइस है ये क्या है, हमारा वोल्ट मीटर है। और यहाँ पे हम वायर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारा वोल्ट मीटर है, तो पॉजिटिव वाला इस साइड है और नेगेटिव वाला हमारा इस साइड है। और ध्यान रखना, वोल्ट मीटर हमेशा किसके, कंडक्टर के पैरेलल लगता है। कंडक्टर के क्या लगता है, पैरेलल लगता है। यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर है वो हमने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया है। ये जो है यहाँ पे जो साइन है ये किसका साइन है, हमारा रेजिस्टेंस का साइन है। रेजिस्टेंस भी हमारा कंडक्टर होता है। और ये हमारा 2 पॉइंट है ए एंड बी। और यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव कनेक्ट है यहाँ पे। और ये वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में लगता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है। द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारा, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो वहाँ पे मूव करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कंडक्ट होती है। जैसे कि हमारा मेटल वायर हो गया, कॉपर वायर में हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो हमारे घर में लगी होती है। जो एसआई यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या है हमारी, एम्पियर है, जिसको हम ए सिंबल से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है, आई होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक और चीज़ आ सकती है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, फिर इसको देखते हैं। When 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, किस में कर रहा है, कंडक्टर में कर रहा है 1 सेकेंड में। तो वो क्या होगा हमारा, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, 1 एम्पियर। इसके यहाँ पे क्या है, ये हमारा सिंबल, मतलब क्या कहते हैं इसको, फॉर्मूला कह सकते हैं। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इसके सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1A इक्वल टू 1C अपॉन यहाँ पे सेकेंड लिख रखा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मिली एम्पियर के बारे में। ए स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट कॉल्ड मिली एम्पियर। मतलब ये एम्पियर से छोटी यूनिट होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम ए से करते हैं। एम यहाँ पे हमारा स्मॉल है और ए जो लेटर है वो हमारा बिग है, ध्यान रखना। 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है, 1/1000 एम्पियर के बराबर में। अगर मैं इसकी वैल्यू ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि 1000 को हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर 3। बट ये नीचे था, इसको अगर हम ऊपर ले गए तो यहाँ पे 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और इससे भी जो छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। माइक्रो एम्पियर का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, न्यू ए होगा। ठीक है, ये न्यू ऐसे होता है और ये ए ऐसे होता है, ए बिग होगा, न्यू हमारा छोटा रहता है। तो ये होगा हमारा माइक्रो एम्पियर का, जिसकी क्या होती है, 10 की पावर -6 होती है। 10 की पावर 6 -6 माइक्रो एम्पियर। तो ठीक है, ये हमारा माइक्रो एम्पियर हो गया। और करंट जिससे हम मेजर करते हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, एमीटर है। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर था, बट यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए क्या है, हमारा एमीटर है। वहाँ पे क्या था, वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल सीरीज में लगा था, बट यहाँ पे एमीटर जो लगेगा हमारा किस में लगेगा, यहाँ नॉर्मल सीरीज में लगेगा। वो पैरेलल में लगा था और ये सीरीज में लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ सामने लगा है। ये हमारा क्या रेजिस्टेंस है, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है। और ये हमारा करंट यहाँ पे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन होती है और इलेक्ट्रॉन्स की क्या डायरेक्शन होती है। तो ध्यान से देखना, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब पुराने जमाने में जो हमने करंट की डायरेक्शन ली थी वो क्या थी हमारी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट था वो हमारा क्या था, पॉजिटिव टू नेगेटिव था, मतलब ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, बट उस समय क्या हुआ था, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आज भी हम जो सर्किट बनाते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाते हैं। बट एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं।
द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाउएवर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो हमारे अगर हमने यहाँ पे कोई बैटरी और सेल नहीं लगा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसमें नहीं दिया, जब तक हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोई एक जगह नहीं होता, एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो। बट जैसे ही हमने यहाँ पे सेल या बैटरी कनेक्ट करी, तो यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रेपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट क्या होगी हमारी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे ऊपर वाले यहाँ पे देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है हमारा, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। बट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जैसे कि हमारे पुराने जमाने में चलते आ रहा था, वहाँ पे जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, वो हमारी क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे सेल ले लिया, सेल का मतलब 1.5 वोल्ट हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिससे एक तरह से इलेक्ट्रॉन फोर्स यहाँ पे बनता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं और नेगेटिव साइड को रिपेल करती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं सर्किट में। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वायर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस। अदर रेजिस्टेंस में यहाँ पे क्या आ गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा रेजिस्टेंस कैसे हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब पे क्या होता है, हमारा टंगस्टन मेटल होता है जो हीट होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो तो रही है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, वो हीट जनरेट कर रहा है। हीट मतलब क्यों जनरेट कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बोला इसको। एंड अ स्विच between the two terminals of a cell or a battery along with an electric current flows is called a circuit। तो सर्किट में इसने सारी चीज़ बता रखी है कि हमारे पास क्या क्या होते हैं। यहाँ पे कंडक्टिंग वायर्स होते हैं जो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को, यहाँ पे बैटरी होती है, स्विच होता है और बल्ब होता है। रेजिस्टेंस जो है हमारा, वो क्या है, हमारा बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, स्विच क्लोज कर रखा है। स्विच क्लोज करने की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ हम कन्वेंशनल करंट लेते थे, वो क्या थी हमारी, पॉजिटिव टू नेगेटिव थी। बट वैसे इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो क्या थे हमारे, नेगेटिव टू पॉजिटिव था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है हमारी, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव शो कर रखी है। और यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सर्किट है पूरा अच्छी तरह से क्लोज है और ये हमने सेल रखी है। सेकंड कंडीशन में क्या है, हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो स्विच है वो ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं बन पा रहा है। कंडक्टिंग पाथ बनना जरूरी होता है, जब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे। यहाँ से तो मान लो उसने इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, बट यहाँ पे आके रुक गए। रुकने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, हमारा नहीं जला बल्ब। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 4 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे और सर्किट सिंबल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सेल है, सेल में हमारा क्या होता है, 2 टर्मिनल्स होते हैं हमारे, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेल लिया, तो यहाँ पे एक सेल लिया, ये हमने, ये हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। अब बैटरी में क्या है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल अलग कर रखा है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल अलग कर रखा है। और बैटरी हमारी होती क्या है, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, वो हमारी बैटरी कहलाई जाती है। मान लो ये एक सेल हमने ये ले लिया, एक का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे क्या है, इसका नेगेटिव है। फिर दोबारा हम यहाँ पे एक और जॉइंट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कंडक्टिंग नहीं बनेगा, मतलब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और बैटरी लगाते हैं पॉजिटिव, और ये यहाँ पे हमने लगा दिया नेगेटिव। तो आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव सिंबल यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे क्या है, हमारा नेगेटिव पॉजिटिव आपस में लगे हुए हैं, तो इसलिए ये जो छोटा और बड़ा यहाँ पे आपस में अटैच कर रखे हैं। फिर यहाँ पे नेगेटिव लगा रखा है तो यहाँ पे नेगेटिव अपने आप आ गया। ठीक है, अब कनेक्टिंग वायर्स का सिंबल एक हमारा ऐसे भी फ्लो करता है। ठीक है, ध्यान रखना, और ये सीधा लाइन भी रहता है, स्ट्रेट लाइन में। वायर जॉइंट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक वायर जा रही है और हमें इसमें एक वायर लगाना है, तो यहाँ पे एक जॉइंट बनाएंगे और फिर यहाँ पे वायर कनेक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे वायर जॉइंट ऐसे दे रखा है। अगर कोई वायर ऊपर से जा रही है, किसी यहाँ पे एक वायर जा रही है और इससे ये वायर हम इसके ऊपर से ले रहे हैं, तो यहाँ उसका सिंबल क्या होगा हमारा, ऐसे होगा, फिक्स्ड रेसिस्टेंस। फिक्स्ड रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो है वहाँ पे फिक्स्ड, वहाँ पे जो रुकावट होगी वो फिक्स होगी, मतलब कम ज़्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे इसको फिक्स्ड क्यों बोला है, क्योंकि एक हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि हमारा जी पार्ट में दे रखा है, ये क्या हमारा वेरिएबल है, इसमें हम क्या करते हैं, करंट की फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक हमारा यहाँ पे क्या है, एमीटर है, एमीटर का साइन क्या होता है हमारा, ए होता है, और वोल्ट मीटर का क्या साइन होता है, वी होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हम यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। जी में कोई पॉजिटिव और टर्मिनल यहाँ पे सिंबल नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे सिर्फ जी का सिंबल रहता है गैल्वेनोमीटर में।
ओपन स्विच में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक तो ये वाला सिंबल रहता है और एक बीच में खाली रहता है। बट क्लोज स्विच में क्या होता है, एक बीच में पॉइंट डाल देते हैं और यहाँ पे ये टच रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के दो सिंबल होते हैं, एक तो ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। फ्लो करेगा तो यहाँ पे ग्लो के लिए ऐसे यहाँ पे सिंबल भी डाल देते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में, ध्यान से देखना है इसको। अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर द कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का यूज कर रहे हैं सर्किट डायग्राम में, सर्किट डायग्राम को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने ही बताया था, यहाँ पे जो बल्ब का साइन होता था ऐसे होता था, बट जब ग्लो करेगा तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे डंडी दिखा देंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है। तो बल्ब ग्लो कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्विच का कर रखा है, क्लोज कर रखा है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिंग पाथ बन गया और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा, इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा की है वो हमारा क्या है, क्लोज्ड है। और यहाँ पे क्या रहा, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लोइंग का साइन नहीं दे रखा। और क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा ओपन सर्किट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। ठीक है, ध्यान रखना, वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का डायग्राम बनाने के लिए। तो वहाँ पे हम की को क्लोज कर सकते हैं और की को ओपन कर सकते हैं, इन दोनों को दर्शाने के लिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दिखा रखा है कि अगर हमें एक ही सर्किट में हमें एमीटर वोल्ट मीटर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने सेल लिया, स्विच लिया, कंडक्टिंग वायर्स लिए, और यहाँ पे हमने एमीटर हमारा क्या लगता है, एमीटर हमारा हमेशा सीरीज में लगता है, एमीटर हमारा सीरीज में लगता है, तो इसलिए हमने कंडक्टिंग पाथ के सामने सामने लगा रखा है। बट जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमारा पैरेलल लगता है कंडक्टिंग पाथ के, कंडक्टर के। तो यहाँ पे कंडक्टर हमारा क्या है, रजिस्टर है, और इसका क्या है, पैरेलल लगाई है। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। तो ध्यान रखना, अगर दोनों का हमें डायग्राम बनाना हो जिसमें एमीटर वोल्ट मीटर शो करना हो, तो वोल्ट मीटर वहाँ पे पैरेलल लगेगा और एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। तो ये हमारा हो गया कंडक्टिंग पाथ बन गया। ठीक है, ये सारे हमारे सर्किट डायग्राम में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वी। ध्यान देना, इसको वी होती है, और इसको हम पीडी भी लिखते हैं। पीडी क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको। अब ध्यान देना, ये होता क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, आई हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी के है। तो वी भी हमारा किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के हो सकता है। आई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के, तो वी भी हमारा किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो वहाँ पे हमारे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, देख लेते हैं वो क्या आएगी, वी इक्वल टू आर आई आएगी। आर क्या है हमारा, आर हमारा है रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट। यहाँ सिर्फ मैं रेजिस्टेंस ही लिख देता हूँ। तो ध्यान रखना, आर जो हमारा निकला था वो क्या था, हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट था। अब हम यहाँ पे देखते हैं रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई बनेगा। देखो यहाँ पे आर यहीं पे रहेगा और वी यहाँ से, और ये आई यहाँ से निकल गया। ये हमारा क्या है, आर हमारे यहाँ पे है रेजिस्टेंस। आर क्या है हमारे यहाँ पे, रेजिस्टेंस है, ध्यान से लिखना है यहाँ पे, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। वी हमारा क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिख देता हूँ। आई हमारा यहाँ पे क्या है, आई हमारा है करंट है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा यूनिट किसकी किसकी देखेंगे, ऐसा यूनिट हम रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की, ओम होती है। ओम को हम क्या बोलते हैं, सिंबल नेम से ओमेगा बोलते हैं, OMEGA। ध्यान देना, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। अब हम यहाँ से इस जो फर्स्ट, इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट रिलेशन मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। और इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप लिख लेना। तो करंट का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान देना, आई ऊपर पहुँच जाएगा तो वी अपॉन आर हो जाएगा हमारा। तो वी हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, आर क्या हमारा रेजिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पे इस रिलेशन से ध्यान से देखो तो हमारा क्या है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा करंट बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा वी, और हमारे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस घटा तो हमारा करंट भी घटेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ घटी तो दूसरी चीज़ भी घटेगी। बट यहाँ पे क्या है, हमारा करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। ये क्या है हमारा इन्वर्सली, अगर यहाँ पे एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ेगा, अगर करंट घटा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एक और चीज़ भी हमें देखनी है, डिफाइन 1 ओम। कभी कभी पूछ लेता है 1 ओम होता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले डिफाइन 1 ओम। ओम को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1 ओम लिख लिया यहाँ पे। अब होता क्या है 1 ओम, देख लेते हैं। तो 1 ओम निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी अपॉन आई मतलब आर, पहले मैं लिख लेता हूँ उसको, आर इक्वल टू वी अपॉन आई।
वी क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इट्स सेड टू बी 1 ओम। तो ध्यान से देखते हैं, पहले हम 1 ओम लेंगे। यहाँ पे 1 ओम किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने 1 वोल्ट लिया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 वोल्ट, और करंट हमने क्या लिया था 1 एम्पियर लिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एम्पियर। तो ये ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन अब कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिटवीन V एंड I, V हमारा क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है हमारा करंट है। तो यहाँ पे हम ग्राफ देख रहे हैं, जो हमारा ग्राफ है वो क्या जा रहा है हमारा स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कह सकते हैं स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में है। ये ऐसा क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा वेरीफाई किया था हमने ओम्स लॉ में भी, वो क्या था हमारा V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, या I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है जैसे कि अगर यहाँ पे हम करंट की जो है रीडिंग बढ़ाएंगे या इसका करंट फ्लो बढ़ाएंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा अपने आप, या हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो दोनों की जो वैल्यू आती है वो हमारे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये अभी मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बताया था वेरीफाई ओम्स लॉ वाले में। तो इसलिए जो हमारा जो ग्राफ बना है वो हमारा क्या बना है, स्ट्रेट लाइन बना है, क्योंकि यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पे, गुड कंडक्टर्स, रजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, हमारे मेटल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉपर वायर दिखा रखी है मैंने डायग्राम में। तो कॉपर वायर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिससे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव करते हैं जब हम वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं या करंट फ्लो करवाते हैं। बट रजिस्टर में ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जैसे कि हमारा टंगस्टन हो गया या निक्रोम हो गया, जो प्रेस में हमारा लगता है वो निक्रोम वायर लगती है। ये देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा क्या है, ये निक्रोम वायर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करंट देंगे तो ये क्या करेंगे, ये हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होता है, ये ग्लो होते हैं और यहाँ पे हमारी प्रेस गर्म हो जाती है, जिससे हम प्रेस कर पाते हैं। तो जो होते हैं रेजिस्टेंस में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम मूव करते हैं। वहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ये, मतलब वहाँ पे जो करंट को रोक के रखते हैं, रोकने से वहाँ पे क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस कहलाया जाता है ये। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मूव नहीं करते, जिसकी वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाया जाता है। इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है हमारा, इंसुलेटर। जैसे कि यहाँ पे हमारा ग्लव्स दे रखा है, ग्लव्स में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम वेरीफाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं हम। तो ओम्स लॉ में होता क्या था हमारा, ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो उसमें हमें ये शो करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। अगर हम ये शो कर देंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या है, एक दूसरे के कांस्टेंट है, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट आएगी। और जो इसका हमारा वो बनता है, लाइन ग्राफ बनता है, वो हमारा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है। ठीक है, जो हमारा ग्राफ बनता है V और I का, वो हमारा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन में। ये हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारा क्या है करंट है, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट को करेंगे क्या। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, करंट के लिए एमीटर चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट मापने के लिए हमें वोल्ट मीटर चाहिए। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, रियोस्टेट लगा रखा है। रियोस्टेट हमने इसलिए लगा रखा है क्योंकि वेरिएबल होता है, इसमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं करंट के फ्लो को। तो ध्यान देते हैं, जब हम यहाँ पे बैटरी और स्विच को हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने चालू कर देंगे। और जैसे ही हमारा करंट यहाँ पे पहली रीडिंग जो लेंगे एमीटर की और वोल्ट मीटर की, उसको हम नोट कर लेंगे। जब हमने इसको नोट कर लिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको स्लाइड करेंगे, करंट जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। करंट बढ़ाने के बाद जो सेकंड रीडिंग आएगी हम उसको भी नोट कर लेंगे। ऐसे कर करके हम यहाँ पे 3-4 रीडिंग ले लेंगे। और जब हम 3-4 रीडिंग को देखेंगे तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे, जो हमारी रीडिंग है सारी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब वहाँ पे अगर करंट का फ्लो बढ़ा रहे हैं तो हमारा वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बढ़ रही है और एमीटर की भी रीडिंग बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारी एमीटर की जो रीडिंग है, जो करंट की रीडिंग है, वो हमारी क्या आई, 3.4 आई, और वहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई, 110 वोल्ट आई। ठीक है, और जैसे ही हमने यहाँ पे करंट की रीडिंग 3.4 से बढ़ा के 6.8 कर दी, तो डबल कर दी, तो यहाँ पे जो हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, 220 वोल्ट। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा फिक्स्ड एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, या करंट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, जिससे हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना ऐसे वाले
जो क्वेश्चंस आएंगे या हमें समझाना हो तो आप इसे लिख भी सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को। यहाँ पे पहला बोला गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो पहला जो है हमारा रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर होता है। अगर यहाँ पे वायर की लेंथ बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वायर की लेंथ यहाँ पे घटेगी तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। तो मतलब एक चीज़ यहाँ पे बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अगर यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर घट रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे, सेकंड पॉइंट है हमारे यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे मोटे पतले की बात हो रही है। अगर यहाँ पे कोई वायर मोटा है तो वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर वहाँ पे पतला है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे अगर कोई पतला वायर है, पतला वायर है तो वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर पतला वायर है कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। अगर हमने यहीं पे एक मोटा वायर ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया बढ़ गया वायर का, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये हमारे एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, अगर एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर का कहने का मतलब है जैसे कि हमारा कॉपर वायर होता है उसका नेचर अलग है, और जो हमारा निक्रोम वायर होता है जो हम प्रेस में यूज़ करते हैं या हीटिंग एलिमेंट्स में यूज़ करते हैं वो हमारा अलग नेचर ऑफ मटेरियल का होता है। इसलिए यहाँ पे बोला है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि कॉपर वायर होता है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं घर की बिजली में। और जो हमारा निक्रोम का होता है या टंगस्टन मेटल के होते हैं, टंगस्टन तो हमारा किस में यूज़ होता है, टंगस्टन हमारा होता है बल्ब को जलाने में, जो हमारे नॉर्मल बल्ब होते हैं। और निक्रोम जो होता है वो हमारा क्या होता है, हीटर में काम आते हैं और प्रेस में काम आते हैं, हीटर में और प्रेस में काम आते हैं। सेकंड यहाँ पे फोर्थ जो पॉइंट है सॉरी, वो हमारा क्या बोला गया है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे कैसे काम करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया जो निक्रोम वायर होता है वो क्या होते हैं, हाईली जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, जिससे यहाँ पे हीटिंग बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अलग काम कर रहा है, यहाँ पे हीट बढ़ा रहा है। तो इंक्रीज विथ टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हीट भी बढ़ेगी। और टेम्परेचर घटेगा तो वहाँ पे कंडक्टर में क्या होगी, हीट भी कम होगी। तो ये चीज़ भी वहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो इससे पहले हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो लेंथ भी बढ़ेगा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और एक और चीज़ हमें पता है, रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ रेजिस्टेंस किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन ए हो जाएगा। L अपॉन ए हमें पता है, जब भी हमें कभी प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन से कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी L अपॉन ए। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट जो निकला है वो क्या निकला है, हमारा रेजिस्टिविटी निकला है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, RH रो। और ये क्या हमारी रेजिस्टिविटी का साइन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी। तो ध्यान देना, ध्यान से लिखना है इसको। और यहाँ पे हम अभी रेजिस्टिविटी को थोड़ा इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो एरिया जो है हमारा किससे, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे R इंटू ए हो जाएगा और लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज़ें हमारी नोट करने वाली बात वो मैं बता देता हूँ। अगर हम एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ पहले, एरिया हमारा क्या है 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ हमारा क्या है, किसी कंडक्टिंग वायर का 1 मीटर है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये किसी कंडक्टर का, मतलब वायर भी ले सकते हैं, वायर कंडक्टर होता है। तो ये अगर हम किसी कंडक्टर का लेते हैं, तो ध्यान देना इसको, अगर हम किसी कंडक्टर का लेते हैं तो रेजिस्टिविटी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ए और एन एल वहाँ पे क्या हो गया, हमारा 1 1 हो गया, तो इसके बराबर हो गई। अगर हम इसकी SI यूनिट निकालना चाहे तो इसकी यूनिट से निकाल सकते हैं। तो वो मैं बताता हूँ, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे SI यूनिट कैसे निकालेंगे, इसके फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस की क्या होती है हमारी, ओम होती है। तो यहाँ पे ओम लिख लेता हूँ यूनिट। और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और L की क्या होती है, लेंथ की हमारी मीटर होती है, मीटर से मीटर का था। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टिविटी की क्या निकल गई, SI यूनिट निकल गई, ओम मीटर। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ है, रेजिस्टिविटी हमारी किस पे डिपेंड करती है, वो मैं लिख लेता हूँ। जो रेजिस्टिविटी हमारी डिपेंड करती है वो हमारी करती है नेचर और टेम्परेचर पे, नेचर एंड टेम्परेचर पे करती है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेचर और टेम्परेचर। ठीक है, और किस पे डिपेंड नहीं करती है, वो लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी।
बट वहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस डिपेंड करता था, तो ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, ध्यान से करना है क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। रजिस्टिविटीज ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस पर रजिस्टिविटी बताएंगे कुछ मेटल्स की या कुछ मटेरियल्स की। तो यहाँ पे देखते हैं कंडक्टर्स जो है, ये जितने भी हमारे ये सब क्या है, हमारे कंडक्टर्स की कैटेगरी में है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है सिल्वर है। तो सिल्वर की जो होती है रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, जिससे वहाँ पे जो करंट बहुत जल्दी फ्लो करता है। मतलब जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी, रजिस्टिव मतलब क्या होता है, रुकावट करना, किसी चीज़ को रोकना। तो जितनी कम रुकावट होगी उतने वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, वहाँ पे उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो जो सिल्वर हमारा जो है मेटल है, वो क्या वहाँ पे करंट बहुत जल्दी फ्लो करता है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अगर सिल्वर यहाँ पे जल्दी फ्लो करता है तो हम घर के वायर सिल्वर की क्यों नहीं करते? क्योंकि सिल्वर जो होता है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। इसलिए हम यहाँ पे कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। कॉपर हमारा सेकंड नंबर पे है, जिसमें क्या लिखा है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम। रजिस्टिविटी की हमारी जो यूनिट होती है ओम होती है, इसलिए यहाँ पे जितनी भी हमारी जो हमने यूनिट ले रखी है वो ओम की ले रखी है। तो कॉपर के बाद हमारा आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वायर होती है और कॉपर की वायर होती है, ठीक है। फिर हमारा आता है टंगिस्टन। टंगिस्टन को हम किस में यूज़ करते हैं? टंगिस्टन को हम बल्ब के फिलामेंट में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है और वहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो करता है। उसके बाद ये नीचे आयरन ये सब हमारे आने लगे हैं। और एलोएज में हमारे क्या आते हैं, मैग्नीशियम, कॉन्स्टेंट और निक्रोम। निक्रोम हमारा क्या होता है, निक्रोम हमारा हीटिंग इफेक्ट में काम आता है, जैसे कि हमारा हीटर हो गया और प्रेस हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है, निक्रोम वायर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट काम करती है, प्रेस में भी काम करती है। और हमारे जो हीटर जो होते हैं, जो हम ठंड में लगाते हैं गर्मी के लिए, वहाँ पे भी क्या होती है, निक्रोम के एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सिलिकॉन। इसमें अगर हम करंट बढ़ाएंगे जब भी हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और नहीं तो इसमें नॉर्मली करंट फ्लो करते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इंसुलेटर्स तो हमें पता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करते, जैसे ग्लास, पेपर, डायमंड, हार्ड रबर और इवोनेट रोड हो गई। इवोनेट रोड हमारी क्या होती है, एक हार्ड रबड़ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इवोनेट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो हमें पढ़ने काफ़ी जरूरी थे। ऐसा क्यों होता है कि हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में, और ये निक्रोम का क्यों नहीं यूज़ करते, और निक्रोम का हम क्यों यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं वो हम पढ़ेंगे। द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज, वन इज सीरीज, सेकंड वन इज पैरेलल। तो ये पहला हमारा R1 और R2, ये हमारे रेजिस्टेंस किस में लगे हैं, ये हमारे सीरीज मैनर में लगे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे एक वायर जा रहा होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे किस में लग गए, सीरीज में लग गए हैं। और ये जो हमारा है, ये हमारा किस में लगा है, ये हमारा पैरेलल में लगा है। R1 और R2 हमारा क्या है, पैरेलल में लगे। ए एंड बी क्या है, इसके सेम पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, वायर लगेंगे, सेल लगेगा यहाँ पे। ये देखो कुछ ऐसा लगेगा, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इसमें भी जाएंगे, इसमें जाएंगे, फिर यहाँ पे एक पॉइंट से निकलेंगे, ये इसमें जाएंगे, ये इसमें जाएंगे, यहाँ पे भी एक पॉइंट से फ्लो करके निकलेंगे। तो वो हमारा किसका हो गया, पैरेलल का हो गया। और सीरीज़ में क्या हो गया, यहाँ पे हमने कंडक्टिंग वायर लगाया, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे ऐसे जाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। तो सीरीज का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, देख लेते हैं। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इसने बोला है कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा होगा R होगा, और जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे वो हमारे यहाँ पे देखा जाए तो R1 प्लस R2 है सीरीज में, तो R1 प्लस R2। इसका कहने का मतलब है R1 प्लस R2 जितने भी यहाँ पे कंबाइंड है वो किसके बराबर होंगे, वो हमारे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे R1 मैं 4 ले लेता हूँ, 4 ओम, और यहाँ पे हमने R2 ले लिया 6 ओम, तो टोटल हमारे कितने हो गए, यहाँ पे 10 ओम हो गए टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम आगे जो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। तो R1 और R2 हमारे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये यहाँ पे क्या है, हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, ध्यान देना है इसको। और V हमारा क्या है, यहाँ पे वोल्ट है, जिसको हम PdV क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। और R1 जो है V1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, और R2 जो है VT का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, ध्यान से देखते क्या करेंगे हम यहाँ पे, सपोज करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमारा क्या है, ये देख लेते हैं। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अक्रॉस द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 इज V1 होगा, क्योंकि R1 पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V1 लग रहा है, R1 इज V1, और R2 इज V2, R2 पे हमारा V2 का पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। तो जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या लगेगा, देख लेते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ PD लिख देता हूँ, और V इक्वल टू
V1 प्लस V2, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा V1 प्लस V2। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। और यहाँ पे हम टोटल जो पूरी सर्किट पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो R इक्वल टू क्या होता है हमारा V1 होता है, तो ये हमने पूरी सर्किट पे लगाया, ध्यान देना। और यहाँ से हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा, या R इंटू आई कर सकते हैं। तो यहाँ पे R इंटू आई कर दिया, बट इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं इसको थोड़ा इक्वेट कर लेता हूँ, V इक्वल टू आई इंटू आर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया आई इंटू आर, और यहाँ पे इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखते हैं, अब अप्लाइंग ओम्स लॉ इन ईच रेजिस्टेंस, तो सारे रेजिस्टेंस पे हमें क्या करना है, ओम्स लॉ लगानी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अप्लाइंग ओम्स लॉ इन ईच रेजिस्टेंस। तो इन रेजिस्टेंस अप्लाइंग ओम्स लॉ इन ईच रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे सिर्फ इन रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, इन ईच रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब पे क्या लगा देता हूँ, ओम्स लॉ लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या होगा, V1 क्या होगा हमारा आई इंटू R1 हो जाएगा। पहली वाले पे हमने लगाया रेजिस्टेंस पे, तो इतना हो गया। और सेकंड वाले पे V2 इक्वल टू आई इंटू R2 हो जाएगा, आई इंटू R2 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें। अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। और ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ है, इन इक्वेशन को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे V इक्वल टू आई इंटू आर था हमारा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, V इक्वल टू, ध्यान से देखो, V इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे आई इंटू आर ले लिया हमने, और हमने बस V1 का वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे आई इंटू R1, और V2 की वैल्यू ले ली आई इंटू R2 इंटू आई इंटू R2। तो यहाँ पे जो हमारा करंट है दोनों यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, आई आई यहाँ पे हमारा क्या है, कॉमन है। क्या आएगा यहाँ पे हमारा कमेंट, जो करंट है यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, आई इंटू आर एज इट इज़ लिखते हैं पहले। आई इंटू आर हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पे जो हमारा करंट है कॉमन आ जाएगा, आई ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लेंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 ले लिया, और आई हमारा कॉमन था, ये आई से आई कट गया, करंट से करंट। और जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस था वो हमारा क्या निकलेगा, वो हमारा निकलेगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका फॉर्मूला ड्राइव। ठीक है, ये हमारा हो गया R1 प्लस R2, ये हमारा हो गया फॉर्मूला ड्राइव। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड, तीन है, R1 R2 R3। R1 पे V1 का है वोल्टेज, और यहाँ पे R2 पे V2 का है, और R3 पे V3 का है। ठीक है, ये सब कनेक्टेड है। और V यहाँ पे क्या है, हमारा वोल्ट है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना है हमारा। तो सपोज R1 हमारा क्या होगा, यहाँ पे V1 होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं R1 इज V1 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखते हैं R1 इज V1, R2 इज V2 है हमारा, और R3 इज V3 है, R3 इज V3। ये सारे क्या है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो ध्यान से इसको सारी चीज़ें नोट कर लेना आप। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लिख लिया। तो हमारे यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकलेगा देख लेते हैं। तो टोटल TOTAL टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई गलती मत करना, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब पूरी सर्किट में हमारी ओम्स लॉ होगी, तो पूरी सर्किट पे ओम्स लॉ लगाने का जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, वो R इक्वल टू V अपॉन आई था। हम यहाँ इक्वेट करके क्या निकाल लेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो वो हमारा क्या होगा, I इंटू आर हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस पे क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ इन ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अप्लाइंग ओम्स लॉ इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन रेजिस्टेंस, यहाँ पे इन ईच रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे थोड़ी शॉर्टकट मैंने लिख दिया है इन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ओम्स लॉ सब पे। V1 हमारा क्या लगेगा, I इंटू R1 लगेगा, और यहाँ पे V2 हमारा क्या लगेगा, I इंटू R2 लगेगा। यहाँ पे मतलब हमें पता है कि रजिस्टिविटी पे कितना वोल्टेज लग रहा है, V2 लग रहा है, और R3 पे हमारा क्या लगेगा, V3 लगेगा। तो यहाँ पे I इंटू R3 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फिफ्थ। और ये सारी इक्वेशन हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ध्यान से करना। तो वहाँ पे हमें क्या दे रखा है, V इक्वल टू आई इंटू आर दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, V इक्वल टू आई इंटू आर लिखेंगे पहली वाली इक्वेशन में।
तो यहाँ पे लिख लिया। और फिर हमें V1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इक्वेशन थर्ड में, और यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सब पे क्या है, कॉमन I है। तो यहाँ पे सब पे कॉमन I ले लिया मैंने, और ये सारी चीज़ यहाँ पे प्लस होती थी तो यहाँ पे मैंने लिख दी प्लस। ठीक है, ये डायरेक्ट कर लिया। अब तुम इक्वेट करोगे तो यहाँ पे एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप कर लोगे इसको, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसको हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा I से जो I है कट जाएगा, यहाँ पे करंट से करंट कट गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। और जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा 3 रेजिस्टेंस के लिए, वो क्या निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम यहाँ पे और भी रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो भी आगे क्या होंगे, हमारे कनेक्ट होते रहेंगे। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंसेस पैरेलल के बारे में पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ये हमारे एक A पॉइंट हो गया, और ये हमारा एक B पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या है, A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। तो यहाँ से एक हमारा कंडक्टिंग पाथ निकलेगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, और एक जो हमारे यहाँ पे ये भी हमारा क्या रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 और R2, ये हमारे क्या हो गए, 2 रेजिस्टेंस हो गए। और यहाँ पे हमारे क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है या सेल कनेक्टेड है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो हमारे 2 रेजिस्टेंस लगे R1 और R2, ये हमारे क्या लगे हैं, पैरेलल लगे हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इन इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसने बोला है ये जो रेसिप्रोकल है, ये हमारा क्या, हमने इसको रेसिप्रोकल माना है, बट सीरीज में हम इसको रेसिप्रोकल नहीं लेते थे। तो पैरेलल में हम क्या लेंगे, इसको रेसिप्रोकल लेंगे, जो कि हमारे किसके बराबर होगा, इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे R1 और R2 हमारे अलग अलग हैं, और इन सब का सम हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल का। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1/R1 और 1/R2, और यहाँ पे हम कितने भी रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने R1 यहाँ पे ले लिया 6 ओम का ले लिया, और यहाँ पे R2 मैंने ले लिया 12 ओम का। तो हम इसको फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करते हैं। यहाँ पे हम ले लिया 1/R प्लस 1/R1 प्लस R2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो टोटल आएगा वो हमारा कितना आएगा, 4 ओम आएगा। 4 ओम का मतलब हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस तो ज़्यादा लिया था, 6 + 12। अगर हम वहाँ पे लेते, सीरीज़ में लेते, तो 12 + 16 ये 18 ओम होता, रेजिस्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज़ होती। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम लगती है, वहाँ पे रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है सीरीज़ में, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। मतलब हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ज़्यादा लगाया, बट जो एक्चुअली में अगर यहाँ पे हम करंट फ्लो करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल में ये लगाने के फ़ायदे होते हैं, वहाँ पे रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। अब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं, और यहाँ पे क्या है, R1 और R2, और यहाँ पे हमारे सेम पॉइंट है, A एंड B हमारे क्या है, सेम पॉइंट है। तो यहाँ पे ध्यान देना, R1 पे क्या है, हमारा I1 करंट है, और R2 पे हमारा क्या है, I2 करंट है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले, सपोज, क्या सपोज करेंगे यहाँ पे, सपोज टोटल करंट फ्लो थ्रू सर्किट। यहाँ पे हम सपोज करेंगे, सपोज टोटल करंट, TOTL, टोटल करंट फ्लो थ्रू सर्किट। तो टोटल करंट फ्लो थ्रू सर्किट कितना होगा हमारा, यहाँ पे टोटल करंट फ्लो थ्रू सर्किट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा R1 इज I1 होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 पे हमारा कितना करंट दौड़ रहा है, I1 दौड़ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ R1 इज I1 हो गया हमारा, और R2 पे क्या होगा, हमारा I2 होगा, R2 इज I2। ठीक है, यहाँ पे हमारा टोटल करंट फ्लो हो रहा है सर्किट पे, रेजिस्टेंस फर्स्ट पे कितना हो रहा है, I1, और रेजिस्टेंस सेकंड पे क्या हो रहा है, हमारा I2। तो टोटल करंट फ्लो इन सर्किट कितना होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल करंट फ्लो इन सर्किट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंबल क्या होगा, I = I1 + I2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे टोटल करंट I1 + I2 फ्लो कर रहे हैं, तो I1 + I2, यहाँ 2 करंट हो गए हमारे, और इसको माने हमने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पूरी सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम करंट का निकाल लेते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V/R था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ईच रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है तो दोनों रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ इन ईच रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अप्लाइंग ओम लॉ इन ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सब पे अलग अलग रेजिस्टेंस पे क्या लगेगी, हमारी ओम्स लॉ लगेगी। तो जब अलग अलग पे लगेगी तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, I1 पे देख लेते हैं, I1 क्या होगा हमारा, लिख लेते हैं I1 = V/R1 हो जाएगा। और यहाँ पे I2 क्या होगा हमारा, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं इक्वेशन फोर्थ क्या बनेगा, I2 = V/R2, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है,
अब ये क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो वहाँ पे हमें आई क्या दे रखा है, वी अपॉन आर दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वी अपॉन आर। ये सारी वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी। तो आई वन में हमारा क्या है, वी अपॉन आर वन है, यहाँ पे लिख लेते हैं वी अपॉन आर वन। और यहाँ पे क्या है, प्लस वी अपॉन आर टू, वहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस वी अपॉन आर टू। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है हमारी वी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो उसको हम अलग ले लेंगे। तो इसको हम करते हैं, लिखते हैं वी अपॉन आर, वी अपॉन आर लेंगे तो आगे वाले में हम वी कॉमन ले लेंगे, दोनों में वी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। और यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कट गया, मतलब वी से वी कट गया। और यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट जो आएगा टू रेजिस्टेंस का, वो क्या आएगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमारा आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पढ़ेंगे कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखते हैं यहाँ पे R1, R2, R3 हमारे तीन रेजिस्टेंस हैं, और जिस पे I1, I2, I3 करंट जा रहा है, और ये V हमारा क्या है, वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि टोटल करंट फ्लो थ्रू सर्किट। तो यहाँ पे टोटल करंट क्या फ्लो करेगा, इसको हम सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सपोज टोटल करंट फ्लो थ्रू सर्किट, टोटल करंट फ्लो थ्रू सर्किट। तो टोटल करंट फ्लो थ्रू सर्किट हमारा यहाँ पे क्या होगा, R1 इज I1 होगा, R1 इज I1, रेजिस्टिविटी 1 पे I1 का करंट है, और R2 पे क्या है हमारा, I2 का करंट है, और R3 पे क्या है हमारा, I3 का है। तो टोटल करंट यहाँ पे क्या होगा हमारा, टोटल करंट, ये हमारा टोटल करंट यहाँ पे क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। टोटल करंट फ्लो थ्रू सर्किट में, तो टोटल करंट हमारा यहाँ पे होगा, टोटल करंट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये तीनों करंट हमारे यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसको, और यहाँ पे पूरे सर्किट पे हमारा क्या होगा, ओम्स लॉ होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, I इक्वल टू वी अपॉन आर, जो कि हमारा ओम्स लॉ से निकला था, और इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। हम सारे रेजिस्टेंस पे क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ इन ईच रेजिस्टेंस। तो ठीक है, हम सारे रेजिस्टेंस पे क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ इन ईच रेजिस्टेंस। तो सारे पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू वी अपॉन आर वन हो जाएगा, वी अपॉन आर वन। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। और I2 हमारा क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर टू हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम मान इक्वेशन 4, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड में, I3 हमारा क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर थ्री हो जाएगा, वी अपॉन आर थ्री। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन, सॉरी ये हमारा इक्वेशन फिफ्थ होगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फिफ्थ होगा, ध्यान से कर लेते हैं इसको। तो ये सारी इक्वेशन हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये सारी इक्वेशन हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर ली। तो यहाँ पे आई क्या था हमारा, वी अपॉन आर था, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वल टू I1 हमारा क्या था, वी अपॉन आर वन था, I1 हमारा क्या है, वी अपॉन आर वन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वी अपॉन आर वन है, प्लस I2 हमारा क्या है, वी अपॉन आर टू, ऐसे एज इट इज़ हमारा I3 क्या है, वी अपॉन आर थ्री है। तो यहाँ पे v क्या है हमारा, तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने v कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या करा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर टू प्लस यहाँ पे वन अपॉन आर थ्री कर लिया। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा वोल्ट क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस निकलेगा थ्री रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हम वो उसको ऊपर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन, यहाँ पे लिख लें ऊपर, ध्यान से देखना, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, जब हम इसको कनेक्टेड करेंगे पैरेलल लाइन में। तो ध्यान रखना इसको, ऐसे ही ऐसे थी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में, जो सीरीज और पैरेलल में होते हैं। ये जो हमारा है डायग्राम, ये हमारा किस में है, ये हमारा सीरीज में है, और ये वाला जो डायग्राम है ये हमारा किस में, ये हमारा है पैरेलल में। तो ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और जो सीरीज़ में लगती है, ज़्यादातर वायरिंग कहाँ पे लगती है, जब हमारी शादी घर में लगती है, या हम दिवाली की लाइट जलाते हैं, तो वो क्या होती है, हम एक स्विच पे कनेक्ट कर देते हैं, और एक स्विच यहाँ पे लगा, देखो यहाँ पे क्या है, हमारा एक स्विच है। और ये जो साइन है हमारा किसका है, AC का है। AC हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। हमें पता है जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ में बिजली यूज़ होती है, वो हमारी कितनी होती है, 220 वोल्ट की होती है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसको हम V से डिनोट करते हैं, वोल्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक ही सीरीज में सारे बल्ब कनेक्ट कर रखे हैं, और यहाँ पे एक ही स्विच है।
तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर यहाँ पे एक बल्ब ये वाला फ्यूज़ हो गया, अगर ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो गया तो आगे के बल्ब नहीं जलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से आगे का सर्किट टूट गया, बट ये वाले बल्ब चलेंगे और ये वाले बल्ब क्या हो जाएंगे, नहीं चलेंगे। तो इसमें डिसएडवांटेज भी होते हैं। और ये जो हमारा साइन है ये किसका है, हमारा एसी का है, अल्टरनेटिंग करंट का है। एसी की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट। बट जो पैरेलल जो होते हैं, पैरेलल सीरीज में क्या होती हैं, इसमें हर एक के लिए अलग स्विच होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबके लिए अलग स्विच है। ये हमारे क्या होते हैं, घर में होते हैं। अगर यहाँ पे अगर एक हमारा खराब भी हो गया तो हमारा बाकी स्विच तो काम करेंगे, इससे कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए क्या होते हैं, डिफरेंट स्विचेस होते हैं। और ये जो इसमें काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके क्या है, हमारे डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे और इसके हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस के बारे में आगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। तो क्या क्या इसके नुकसान है सीरीज सर्किट अगर यहाँ पे डोमेस्टिक में वायरिंग करते हैं इसकी। तो ज़्यादातर जो होती है हमारी सीरीज सर्किट वायरिंग वो क्या होती है, हमारी शादी घरों में होती है, क्योंकि वहाँ पे 100-150 लाइट एक ही बल्ब से, मतलब एक ही स्विच से जलानी होती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादातर सीरीज सर्किट बनाते हैं। इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, अगर वहाँ पे क्या होगा, एक अप्लायंस हमारा वहाँ पे या एक बल्ब वहाँ पे क्या होगा, डिफेक्ट हो गया, बंद कर दिया, तो आगे की सारी लाइट क्या होती है, बंद हो जाती है। जैसे कि हमने देखा होगा जो दिवाली की लाइट्स लगाते हैं वहाँ पे क्या होती है, अलग अलग लाइट्स लगी होती है। अगर बीच में से कोई भी एक जलना बंद हो जाती है तो आगे की लाइट्स भी वहाँ पे क्या होती है, बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ से फिर आगे जो है हमारा करंट फ्लो नहीं कर पाता है। तो सीरीज़ में एक तो ये डिसएडवांटेज है। सेकंड देखते हैं, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव ओनली वन स्विच। तो उसमें क्या होता है, सब में एक ही स्विच होता है, एक ही स्विच से क्या होता है, सारी लाइट जलती हैं। ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। तो अगर हमें किसी को बीच में बंद करना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि हमने 200 लाइट लगाई, हमें 100 लाइट को बंद करना है तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी है सब एक ही सीरीज में कनेक्टेड है। थर्ड है हमारा, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेज डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज डेट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें एक तरह की वोल्टेज नहीं मिल पाती। जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्रिस्मस लाइट है, तो क्रिसमस लाइट में देखिएगा कुछ डीम से जल रही है, कुछ तेज जल रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिसिटी पहुँच पाती है। इसलिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे भी एक तरह से ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि कोई यहाँ पे कम तेज जल रही है और कोई यहाँ पे बहुत तेज जल रही है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इन द सीरीज कनेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जो रेजिस्टेंस होता था सीरीज में, जैसे कि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे 4 और 6 ले रखे तो यहाँ पे 10 ओम्स की रेजिस्टिविटी बढ़ गई। बट अगर सेम ही हम अगर पैरेलल में लगाते थे वहाँ पे क्या होता था, रेजिस्टिविटी कम हो जाती थी। तो सीरीज में एक तो ये घाटा होता है, जो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है, पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होती है। इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच। तो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होती है सर्किट में काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो, जो सप्लाई है सब में बहुत कम पहुँच पाती है। तो ये भी हमारा क्या है, एक डिसएडवांटेज है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। तो यहाँ पे क्या क्या खास बात है पैरेलल सर्किट में, अगर हम यहाँ पे डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल सर्किट का यूज़ करते हैं। तो इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंस कीप वर्किंग नॉर्मली। ऐसा इसलिए होता है, अगर यहाँ पे एक डिफेक्ट भी हो गया तो बाकी अप्लायंस तो काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबके डिफरेंट स्विच है, डिफरेंट स्विच है तो डिफरेंट कनेक्शन है और डिफरेंट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा, अगर एक खराब भी हो गया तो दूसरा काम करेगा। बट सीरीज में ऐसा नहीं होता था, अगर एक खराब हो तो आगे वाले सारे खराब हो जाते थे। सेकेंड है हमारा, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ इट्स ओन स्विच। इनमें क्या होता है, सबके पास खुद का स्विच होता है, ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली। तो हम इसको अपने हिसाब से बंद और चालू कर सकते हैं जब मर्जी होगी, और दूसरे अप्लायंस अपने हिसाब से चलते रहेंगे विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज। यहाँ पे क्या होता है, सबकी अलग अलग स्विच होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट सीरीज में वहाँ पे हो जाता था, रेजिस्टेंस बढ़ जाता था एज डेट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था अभी, एक एक्सपेरिमेंट भी करा था हमने पहले, जो हमारा पैरेलल में होता है जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है कम होती है, बट सीरीज में क्या होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होने की वजह से पावर सप्लाई बहुत अच्छी पहुँचती है, जिससे हमारे बल्ब या जो भी अप्लायंस है वो काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो ये है हमारी सारी एडवांटेजेस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है हमारी वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा, वर्क डन, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डन पर यूनिट टाइम, या टाइम टेकन लिख देता हूँ।
ज़्यादा समझ में आ जाएगा हमें। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन बन गई, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसकी जो यूनिट ऑफ पावर होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है हमारे इसकी, हम यहीं से निकालेंगे इसकी यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो हमें पता है पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, वॉट होती है। पावर की यूनिट क्या होती है हमारी, वॉट होती है। वर्क डन की क्या होती है हमारी, जूल होती है। वर्क डन की क्या होती है हमारी, जूल होती है। और टाइम टेकन को हम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया अगर यहाँ पे 1 वॉट खर्च हो रहा है तो कितने पे हो रहा है, 1 जूल/सेकंड पे हो रहा है। मतलब 1 जूल की एनर्जी जा रही है और 1 सेकंड टाइम टेकन लग रहा है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। वॉट जो होती है हमारी छोटी यूनिट होती है घर पे जो होती है नॉर्मली डोमेस्टिक यूज़ के लिए, बट जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूनिट यूज़ होती है वो होती है हमारी 1 किलोवाट। 1 किलोवाट होती है। 1 किलोवाट में कितने होते हैं हमारे, 1000 वॉट होते हैं। कितने होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से याद कर लेना। अगर हमें कॉमर्शियल में निकालना हो तो हमें 1 किलोवाट में निकालना पड़ेगा। और एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक पावर की, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, the rate at which electrical energy is consumed is called electric power, is called electric power। मतलब जितनी एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम होगी वो हम इसको डिनोट करेंगे, हम इलेक्ट्रिक पावर में डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड। तो ठीक है, जो पर सेकंड पे कितनी एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम हो रही है वो हमें वहाँ पे बताना है। 1 जूल/सेकंड में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 1 वोट से करते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। आगे जो जितने भी इसके फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए जो पावर का फॉर्मूला है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे क्या निकालना है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है वी नो डैट, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, वी नो डैट जो पावर होती है, पावर का फॉर्मूला हमें पता था। पावर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन था, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन था, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इसको मैं फॉर्म में लिख देता हूँ अभी, P = W/T था। इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, हमें एक और चीज़ इसमें पुट करनी है W की। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, V इसमें क्या था, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यही था। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, W। तो W निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V × Q। और यहाँ पे अभी हमें Q का भी एक फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे हमें पता है I = क्या होता है, Q/T होता है। क्या होता है, Q/T होता है। तो यहाँ पे Q निकालेंगे तो क्या होगा, I × T मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे I × T हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये वही वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V × Q का जो हमने यहाँ पे निकाला, I × T हमने यहाँ पे क्या करा, पुट कर दिया। ये पुट कर दिया तो ये वाली जो वैल्यू इक्वेशन सेकंड की इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, W की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P = W की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी, ये वाली नीचे वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V × I × T, और एक नीचे भी T था, जिससे कि क्या होगा, टाइम से टाइम कट गया। और यहाँ पे P की जो बनी हमारी क्या बनी, V × I। तो ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा होगा तो हम पावर आराम से निकाल सकते हैं। और जिसकी पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, वाट होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इसे निकालने में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अदर फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अभी तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था, वो कौन सा फॉर्मूला था, वी नो डैट। अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला था वो हम लिख लेते हैं। हमने जो भी फॉर्मूला निकाला था वो क्या था हमारा, P = क्या था हमारा वो फॉर्मूला, P = पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट था, जिसकी यूनिट वॉट होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम और फॉर्मूले बनाएंगे। तो इसको देख लेते हैं ध्यान से। वी नो डैट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पता होगा, हमने भी पढ़ा था। तो ओम्स लॉ में क्या था, ओम्स लॉ का फॉर्मूला था, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R × I हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू करंट हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर = रेजिस्टेंस इंटू करंट, और यहाँ पे पहले से करंट था तो यहाँ पे इंटू I। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, I का स्क्वायर हो जाएगा, R × I का स्क्वायर।
तो ये फॉर्मूला हमें जब लगाना है जब हमें क्या दे रखा हो, पावर निकालनी हो और रेजिस्टेंस और करंट दे रखा हो। और एक और हमें निकालना है यहाँ से फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनेगा, वो देख लेते हैं हम। तो हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है हमारा, V इंटू आई होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसे हमने फिर से इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर क्या करेंगे, हमें फिर से ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था हमारा, R इक्वल टू V अपॉन आई था। बट इस टाइम हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हम यहाँ पे करंट निकालेंगे। तो I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा हमारा V अपॉन आर हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा V, और ये I की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू V अपॉन आर। तो यहाँ पे हमारा जाएगा पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर। ये हम जब निकालेंगे जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा हो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारा सेकंड फार्मूला था, ये हमारा थर्ड फार्मूला था, और इससे पहले जो हमने निकाला था ये वाला, ये हमारा क्या था, फर्स्ट फार्मूला था। ठीक है, ये सारे फार्मूले हमारे किसके हैं, पावर निकालने के फार्मूले हैं अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम पढ़ेंगे पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो पावर वोल्टेज रेटिंग यहाँ पे क्या होती है, जैसे कि हमने एक बल्ब लिया, हमने क्या लिया, एक बल्ब दुकान पे ख़रीदा, तो हमने देखा होगा वहाँ पे लिखा रहता है 100 वॉट और 220 वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 100 वोट और 220 वोल्टेज का। जो हमारा 100 वोट होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है पावर कंजप्शन। क्या होता है वो हमारा होता है पावर कंजप्शन, कि वो वहाँ पे कितनी पावर ले रहा है, कितनी एनर्जी ले रहा है। और ये जो होता है ये हमारा वोल्टेज होता है जो हमारे सर्किट में आता है, इतनी वोल्टेज की एनर्जी उसे चाहिए जलने के लिए या ग्लो करने के लिए। तो यहाँ पे 100 वॉट का देखा जाए तो 100 वॉट का मतलब एक तरह से ये होता है, इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट विल कंज्यूम, इसका जो मतलब होता है, इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड होता है इसका। ठीक है, 100 जूल पर सेकेंड। और इसका जो फॉर्मूला था, हमें पावर निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, और यहाँ पे हमें जो पावर भी दे रखी है, पावर कितनी है यहाँ पे, पावर हमारी कितनी है 100 वॉट है, और वोल्ट हमें कितना दे रखा है 220 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पे इसका इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पे हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, अगर कोई हाईली रेजिस्टेंस वायर में क्या होगी, करंट पास होगी, जैसे कि निक्रोम वायर था, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, हीट प्रोड्यूस होगी। द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। जैसे कि हम ठंड में यूज़ करते थे हीटर, उसमें क्या होता था, निक्रोम वायर होता था, जिससे हमें गर्मी मिलती थी। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिलामेंट है, रेड हॉट हो चुका है, जैसे कि हम ठंड में हीटर यूज़ करते थे, वो फिलामेंट का होता था, जिससे हमें हीटिंग मिलता था। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकालेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो हमें पता है, वी नो डैट हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस V था हमारा, जिसका फॉर्मूला क्या था हमारा, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसका निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, और एक चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे। तो चार्ज का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पता है, जो करंट का फॉर्मूला था वो क्या होता है हमारा, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, ये करंट का फॉर्मूला है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, करंट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का हम निकालेंगे बाय ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ सबको पता होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ यहाँ पे क्या होता था, रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट होता था। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे अपना पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। और ये दोनों इक्वेशन हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम पुट करते हैं। पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पुट करेंगे, तो यहाँ पे वर्क डन का वर्क डन ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो गया, यहाँ पे I इंटू आर हो गया, और यहाँ पे इसका क्या हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव का I इंटू टी, तो यहाँ पे I इंटू टी पुट कर देंगे। यहाँ पे I 2 बार हो गया, तो यहाँ पे I का स्क्वायर हो जाएगा।
आई का स्क्वायर हो गया और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई टाइम हो गया। अब हमें पता है यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क डन जो होगा किस में चेंज होगा, हमारा हीटिंग इफेक्ट में चेंज होगा, हीट एनर्जी में चेंज होगा। तो यहाँ पे वर्क डन को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीट एनर्जी में लिखेंगे और ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा निकल गया हीट का फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर हीट बढ़ेगी तो करंट यहाँ पे कितना होगा, 2 गुना होगा, मतलब 2 गुना अगर होगा तो यहाँ पे हीट बढ़ रही है। और यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पे हीट बढ़ी तो करंट वहाँ पे 2 गुना होगा। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पे नोटिस करने वाली है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।